हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का साझेदारी फर्म का समापन। क्या स्टार्ट करेंगे? परीक्षा सार का साझेदारी फर्म का समापन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो समापन देखने वाले। समापन का मतलब क्या होता है? साझेदारी फर्म का हमेशा हमेशा के लिए क्या करना? विघटन, बंद करना। एक प्रकार से व्यापार को क्या करना? बंद करना। अगर आपको कोई भी व्यापार को अगर बंद करना है तो कैसे बंद करोगे उस व्यापार को? उसके जितनी भी संपत्ति है उनको मार्केट में क्या कर दोगे? बेच दोगे, ठीक। और उससे जो पैसा आएगा उससे आप सारे दायित्वों का क्या कर दोगे? भुगतान कर दोगे। सही बात है कि नहीं है? इस तरह से व्यापार क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इस प्रकार से साझेदारी फर्म का क्या किया जाता है? समापन किया जाता है, विघटन किया जाता है, ठीक है। तो साझेदारी फर्म का समापन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कम से कम देखना 5-6 नंबर का क्वेश्चन तो अपन को दिख ही जाना है। बहुत सारा क्वेश्चन छाया रहेगा उसमें। तो साझेदारी फर्म का समापन जब आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको संपत्ति और दायित्वों का बड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कैसे? देखिए, संपत्ति यहाँ पर दो प्रकार की संपत्ति को दो कैटेगरी में हम लोग बांट लेते हैं। एक होती है आंतरिक संपत्ति। आंतरिक संपत्ति का मतलब होता है वो संपत्ति जिसको आप रोकड़ में बदल सकते हो, ठीक है। आंतरिक संपत्ति मतलब वो संपत्ति जिसको आप रोकड़ में बदल सकते हो, मतलब बेच सकते हो। और एक होता है बाहरी संपत्ति। बाहरी संपत्ति या फिर इसको बनावटी भी बोलते हैं, जिसको रोकड़ में आप बदल नहीं सकते, ठीक है। अब वो कौन सी संपत्ति सर जिसको हम रोकड़ में बदल सकते हैं? तो जैसे कि हस्तस्थ रोकड़, हाथ में रोकड़। अब हाथ में रोकड़ है, उसको क्या रोकड़ में बदलोगे? तो ऑलरेडी बदला बुदलाया है, ठीक। बैंक में रोकड़, ठीक है, हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़, ये संपत्ति। स्टॉक मतलब क्या? माल, स्कंद या फिर क्या? रहतिया वगैरह, ठीक है, आपके व्यापार का स्कंद। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे कि स्टॉक के अलावा देनदार और प्राप्ति पत्र। देनदार व प्राप्ति पत्र, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप सब जानते हैं, जैसे कि आपको पता है कि भूमि व भवन, यंत्र व संयंत्र, फर्नीचर यानी कि उपस्कर। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? उपस्कर। इसके अलावा आपके व्यापार में कोई गाड़ियाँ वगैरह है तो वो गाड़ियाँ। ख्याति, एकस्व का मतलब होता है पेटेंट। और विनियोग, किसी प्रकार का विनियोग। ये सब वो संपत्ति जिसको आप रोकड़ में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। टाइपराइटर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब वो चीज़ें जिसको संपत्ति में आप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। बाहरी संपत्ति कौन सी है जिसको रोकड़ में आप बदल नहीं सकते? जैसे कि लाभ हानि खाते का विकलन शेष, यानी कि हानि वाला शेष। कौन सा शेष? हानि वाला शेष। विकलन शेष मतलब कौन सा शेष? हानि वाला शेष। इसके बाद अलावा होता है आप लोगों का, जैसे कि साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों के पूंजी खाते का विकलन शेष, साझेदारों के पूंजी खाते का विकलन शेष, या साझेदारों के चालू खाते का विकलन शेष, और साझेदारों का आहरण खाता। साझेदारों का कौन सा खाता? आहरण खाता। तो ये वो खाते हैं जिनको आप रोकड़ में कभी बदल नहीं सकते, तो बाहरी संपत्ति है। आंतरिक और बाहरी में डिफरेंस समझ में आया? इसी प्रकार बच्चों अगला होता है दायित्व। तो दायित्व भी दो प्रकार का होता है। दायित्व भी दो प्रकार का होगा। एक होगा आप लोगों का आंतरिक दायित्व। आंतरिक दायित्व का मतलब होता है मालिकों के प्रति दायित्व, व्यापार के मालिकों के प्रति दायित्व, या फिर बोल सकते हैं साझेदारों के प्रति। मालिक कौन है? साझेदार है ना। साझेदारों के प्रति दायित्व, व्यापार के वो दायित्व जिसपे साझेदारों के प्रति आपका दायित्व है। किसके प्रति दायित्व है? साझेदारों के प्रति दायित्व है। और एक होता है बाहरी दायित्व जिसको आपको रोकड़ में भुगतान करना। देखिए, आंतरिक दायित्व वो दायित्व है जिसको आपको पहले भुगतान नहीं करना, बाद में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, आपने अपने भाई से 10,000 रुपये उधार लिया और अपने दोस्त से 10,000 उधार लिया। सबसे पहले वापस किसको करोगे? भाई को क्यों नहीं करोगे? सर वो तो घर का है, उसको कल को नहीं भी देंगे चल जाएगा। पहले अपन प्रायोरिटी क्या है? हमारी पहली प्राथमिकता क्या है? दोस्त को पहले करो। सेम वही कहानी, दायित्व भी हमारे पास दो प्रकार के। एक व्यापार के मालिकों को पैसा चुकाना है, क्योंकि भाई मालिक को भी तो दायित्व है। मालिक को क्या देना? पूंजी पैसा लौटाना है, उसका लाभ का पैसा लौटाना है, सामान्य संचय का पैसा लौटाना है। और एक होता है बाहरी दायित्व, जो बाहर से लोगों से आपने पैसा लिया है, जैसे कि लेनदार, ऋण, ये सब चीज़ें। तो बताओ पहले किसको चुकाओगे? बाहरी को ही चुकाओगे, आंतरिक को बाद में। तो पहले बाहरी का ही बात कर लेते। किसकी बात करेंगे?
बाहरी का बात कर लेते हैं। तो बाहरी दायित्व में कौन कौन होता है, जैसे लेनदार, देवी पत्र, और क्या हो सकता है, बैंक अधिविकर्ष, और बोलो क्या हो सकता है, ऋण, किसी प्रकार का ऋण, बैंक ऋण, अदत्त व्यय, बिल्कुल अदत्त व्यय, और क्या हो सकता है, अनुपार्जित आय, यानी कि अग्रिम आय, अनुपार्जित आय। तो ये सब चीज़ें जो होती है आपकी कौन सी होती है, बाहरी दायित्व। और बाहरी दायित्व में और एक चीज़ होता है, साझेदारों के रिश्तेदारों का ऋण, रिश्तेदारों से ऋण। अगर आपने साझेदार के किसी रिश्तेदार से ऋण लिया, रिश्तेदार मतलब उसकी पत्नी से या उसके पति से या बच्चों से या उसके भाई से, बहन से, मामा से, मामी से, किसी भी इस प्रकार के रिश्तेदार से या दोस्त यार से, मित्र से ऋण लिया तो बाहरी दायित्व हो जाता है। क्या हो जाता है, बाहरी दायित्व। ठीक है, अब आंतरिक की बात कर लेते हैं। तो आंतरिक दायित्व के कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जैसे साझेदारों के पूंजी खाता, साझेदारों का कौन सा खाता, पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, वो कौन सा शेष, समाकलन शेष। साझेदारों के चालू खाते का कौन सा शेष, समाकलन शेष। ठीक है, इसके अलावा आप लोग का सामान्य संचय, वेरी गुड, सामान्य संचय, या फिर अविभाजित लाभ, जिसको हम लोग लाभ हानि खाते का समाकलन शेष भी कहते हैं। लाभ हानि खाते का कौन सा शेष बोलते हैं, समाकलन शेष कहते हैं। ठीक है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, अब ना इसको बाहरी में ले लेना है आप लोगों ने। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष किस में आएगा, बाहरी, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। और इसके अलावा एक और है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज का, दुबत ऋण संचय। हमने बोला था इसको डूबत ऋण संचय बोलो या प्रावधान बोलो या अशुद्ध ऋण प्रावधान बोलो, सबका मतलब क्या है, एक ही है। ये सारी चीजें क्लियर है आप सभी को अच्छे से कि नहीं है। तो ये सब चीजें आंतरिक और बाहरी दायित्व क्लियर है आप सभी को। आंतरिक संपत्ति वे संपत्ति इसको आप रोकड़ में बदल सकते हैं, बाहरी संपत्ति इसको आप रोकड़ में बदल नहीं सकते हैं। आंतरिक दायित्व जिसको बाद में भुगतान करना साझेदारों के प्रति दायित्व है, और एक होता है बाहरी दायित्व जिनको आपको पेमेंट व्यापार बंद करने पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है आप सभी को, नोट करिए यहाँ तक। तो देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, फर्म का समापन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वसूली खाता बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक प्यारा सा वसूली खाता। फर्म को बंद करना है, पूरे व्यापार को अगर बंद करना है तो एक वसूली खाता बनाते हो, और उस वसूली खाते में क्या करते हो, जितने भी आंतरिक संपत्ति, कौन सी संपत्ति, आंतरिक संपत्ति ना, बाहरी संपत्ति नहीं, कौन सी संपत्तियां, आंतरिक संपत्ति, सारी आंतरिक संपत्ति को वसूली खाते में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और जितने बाहरी दायित्व है उनको भी कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, वसूली खाते में। बाहरी बोल रहा हूं भैया। अच्छा, आंतरिक संपत्ति में दो चीज को छोड़ देना, किसको, रोकड़ को प्लस बैंक में रोकड़ को, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है भैया। काहे के लिए इसको तो बेच सकते नहीं हो, रोकड़ को बेच सकते हो क्या, हाँ नहीं। तो ये कहानी क्लियर है आप सभी को। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप क्या बोला मैंने, जितने भी आंतरिक संपत्ति है, समस्त आंतरिक संपत्तियों का वसूली खाते में हस्तांतरण। सबसे पहला स्टेप होता है, जितने भी आंतरिक संपत्ति उसका वसूली खाते में क्या किया जाएगा, हस्तांतरण किया जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। जितनी भी आंतरिक संपत्ति उनको वसूली खाते में हस्तांतरण किया जाएगा। तो एक बात बताओ, रोकड़ और बैंक को छोड़ के ना, संपत्ति का शेष कौन सा शेष होता है, बताओ मेरे को। संपत्ति का शेष विकलन होता है कि समाकलन शेष होता है, बोलो। विकलन शेष होता है। कौन सा शेष होता है, जब उसको बंद करोगे तो क्या करोगे, समाकलन। तो बेटा एंट्री क्या बनेगा इसके लिए, इसकी एंट्री बनेगा वसूली खाता विकलन। वसूली खाता विकलन, संपत्ति को समाकलन कर देना, लिख देना संपत्ति खाते से। मैं यहाँ संपत्ति खाते से लिख रहा हूँ, मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे संपत्ति का मतलब मेरा आंतरिक संपत्ति से है, और नरेशन जो ऊपर लिखा है वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, नरेशन कहलाएगा। समझ में आ गया। अब नंबर 2 स्टेप क्या होता है, समस्त बाहरी दायित्वों का वसूली खाते में हस्तांतरण किया जाता है। समस्त बाहरी दायित्वों को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। अब एक बात बताओ, दायित्व का शेष क्या होता है, समाकलन। तो जब उसको बंद करोगे तो क्या करोगे, विकलन। तो एंट्री बनेगा बाहरी दायित्व खाता विकलन। बाहरी जितने भी बाहरी दायित्व उनको विकलन कर देना, बाहरी दायित्व खाता विकलन कर दीजिएगा। और किससे कर दीजिएगा,
वसूली खाते से, वसूली खाते से। नरेशन वही रहेगा जो ऊपर था। ऑलराइट, सारा ट्रांसफर हो गया। अब आप बेचना बाचना चालू करो। सबसे नंबर 3, अब क्या करोगे? संपत्ति का विक्रय करोगे, संपत्तियों का विक्रय। अब देखो, जब संपत्ति का विक्रय करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अब हर जगह वसूली खाता ही प्रभावित होगा ना, संपत्ति और दायित्व का नाम नहीं आएगा। जहां जहां संपत्ति दायित्व का उल्लेख होगा वहां पे वसूली खाता प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि आपने सारा संपत्ति वसूली में डाल दिया है। ठीक है, तो बोलो अगर आप संपत्ति का विक्रय करोगे रोकड़ आएगा जाएगा? तो एंट्री बनेगा रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन किससे? वसूली खाते से। किससे? वसूली खाते से। नरेशन वही रहेगा जो हेडिंग में है। समझ में आ गया? इसके बाद नंबर 4, अब आप क्या करोगे? दायित्वों का भुगतान करोगे, बाहरी दायित्वों का भुगतान। अगर आप दायित्वों का भुगतान करते हो, अगर आप बाहरी दायित्वों का क्या करते हो? भुगतान करते हो, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो क्या एंट्री होगा? वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। सबको समझ आया कि नहीं आया? रोकड़ खाते से, बड़ा सिंपल कहानी है। ठीक है, हो गया भुगतान। ओके, अब देखो यार, कई बार क्या होता है, अब देखो नंबर 5, अब सुनो, कई बार क्या होता है, जैसे अपन संपत्ति बेच रहे, कोई फर्नीचर हम बेच रहे उसको, क्या एंट्री करोगे? रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से। लेकिन कई बार साझेदार क्या बोलता है, यार वो संपत्ति को बेचो मत, वो संपत्ति मेरे को दे दो, मैं रख ले रहा हूँ संपत्ति। तो रोकड़ आया क्या? तो साझेदार से पैसा वसूलेंगे फिर हम लोग, तो क्या उसके घर जाएंगे पैसा वसूलने? नहीं, उसका खाता है ना पूंजी खाता, उससे क्या करो? निकाल लो। क्या करो? निकाल लो। मतलब क्या होता है? विकलन करना। तो मैंने क्या बोला? तो एंट्री क्या बनेगी? रोकड़ के जगह क्या आ जाएगा? साझेदार का पूंजी खाता विकलन, सॉरी, साझेदार का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। समझ आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ, मेरे कहने का मतलब क्या है? किसी साझेदार द्वारा, किसी साझेदार द्वारा, किसी साझेदार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, किसी साझेदार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, साझेदार ने अधिग्रहण कर लिया संपत्ति का, तो क्या होगा? उसके अकाउंट से पैसा निकालोगे, साझेदार का पूंजी खाता विकलन, साझेदार का पूंजी खाता विकलन किससे? वसूली खाते से। समझ में आया? इसी प्रकार से नंबर 6, किसी साझेदार द्वारा दायित्व का अधिग्रहण, किसी साझेदार के द्वारा दायित्व का क्या किया गया? अधिग्रहण किया गया। मतलब दायित्व है, जैसे होता है ना कई बार भाई, जैसे आपने, जैसे मान लो मेरा कोई बिल है, मेरा बिल कोई है, अब जैसे मान लो कोई बिल बना, मान लीजिए मेरा कोई पैसा है, कोई कहीं मैं बोला भाई मिठाई लेके ले लेना, मेरे तरफ से मिठाई ले लेना, ठीक है, 100 रुपये का, और भाई मेरे को लाके मेरे घर लाके छोड़ देना उस पैसे को। तो भाई मिठाई को पिला के मेरे घर छोड़ देना, ठीक है। आप आए, लेके आए, छोड़ दिए पैसा आपने अपने जेब से दिया। तो जैसे ही आप पाओगे तो मैं क्या करूँगा? आपने मेरे दायित्व का भुगतान किया कि नहीं किया, तो मैं तुमको पैसा क्या करूँगा? दूंगा। वैसे साझेदार भी क्या करते हैं, साझेदार कोई दायित्व का अधिग्रहण कर ले रहा है, कोई ऋण था, बैंक में ऋण था, कोई भी ऋण था, उसका भुगतान किसको करना चाहिए था? व्यापार को, हमको करना, हम व्यापार हैं, हमको करना था। कोई साझेदार कर रहा है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है? उसको पैसा दें, तो घर जाओगे पैसा देने, उसका खाता पड़ा ना, उसके खाते में डाल दोगे। क्या एंट्री बनेगा? वसूली खाता विकलन, वसूली खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाते से, पूंजी खाते से। नहीं समझे? ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैं बातें बता दे रहा हूँ, अगर कोई ऐसे अप्रविष्ट संपत्ति है या दायित्व, उसका भुगतान करोगे या वसूली करोगे, तो हर जगह वसूली चाहेगा, उस संपत्ति का नाम नहीं आएगा। अप्रविष्ट मतलब जिसका चिट्ठे में उल्लेख नहीं है, जिसका चिट्ठे में उल्लेख नहीं है तो उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, उस संपत्ति या दायित्व को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। आप सीधा वसूली खाते का एंट्री कर सकते हैं। मतलब बेचोगे तो क्या एंट्री करोगे? रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से। पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे? वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। बात खत्म। समझ आ गया? ये कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 7, जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे कि विघटन व्यय का भुगतान, विघटन व्यय का भुगतान। मान लीजिए इतना बड़ा व्यापार आप बंद कर रहे हो, तो भाई कुछ खर्चा वर्चा तो होगा ना, विघटन व्यय, समापन व्यय, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो क्या एंट्री बनेगा? वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, ठीक है। इस प्रकार एंट्री कर लेते हैं अपन लोग। देखो कितनी सारी एंट्री कर ली अपन, इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से एंट्रीज करते हैं। अब देखिए इस एंट्रीज पे लाभ होगा या फिर क्या होगा?
हानि। अब वसूली पर लाभ या हानि कैसे निकालते? वसूली पर देखो, वसूली पर लाभ या हानि की गणना कैसे करोगे? ध्यान देना, लाभ या हानि की गणना कैसे करोगे? देखो आपने इतने सारे एंट्री किया, देखो कितना सारा एंट्री किया कि नहीं किया। कई जगह पे वसूली खाता समाकलन हुआ, कई जगह पर क्या हुआ? वसूली खाता विकलन। जहां जहां वसूली खाता समाकलन हुआ उनको जोड़ लेना, जहां जहां पे वसूली खाता समाकलन नहीं हुआ है वो सारे अमाउंट को क्या कर लेना? जोड़ लेना। देखो कहाँ कहाँ समाकलन हुआ है देख लो, है ना, जोड़ लेना। और जहां जहां पे वसूली खाता विकलन हुआ है उनको जोड़ लेना। ठीक है, अब क्या करोगे? समाकलन में से विकलन को घटाना। मैं क्या बोल रहा हूं? समाकलन में से विकलन घटाना, विकलन में समाकलन मत घटा देना, समाकलन में से विकलन घटाना। अगर आंसर प्लस में आएगा तो लाभ, और हानि में माइनस में आया तो क्या कहलाएगा? हानि। ठीक है, अब बच्चों अगर लाभ होता है तो लाभ होगा तो पैसा साझेदारों के अकाउंट में डालोगे, तो एंट्री क्या बनेगा? वसूली खाता विकलन समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से। ठीक, और अगर हानि होगा तो पैसा निकालेंगे, क्या बनेगा? समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। नहीं आया समझ में? लिख लोगे इसको? ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिए, फिर एक क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें दिमाग में घुस जाएगी अच्छे से। ओके, देखिए अब परीक्षा सार का क्वेश्चन निकाल लीजिए इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर मैं 2 बताऊंगा तो आपसे 1 स्वतः ही बन जाएगा। ठीक है, देखिए 2 चैप्टर का 2 का ए देखिए आप, 2 का ए बता रहे हैं हम आपको परीक्षा सार से। देखिए क्या लिखा है? एक फर्म के विघटन की निम्नलिखित सूचनाओं से पंजी प्रविष्टि कीजिए, पंजी लेखा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के में आएगा ही आएगा, गारंटी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर में, और आते हैं। ठीक है, 2009 में आया है, 20 में आया, एबीसी सबसेट में आया। देखो क्या लिखा, पहला लिखा है एक अलिखित संपत्ति से वसूल हुआ। क्या बोल रहा है? नंबर 1 एक अलिखित संपत्ति। अलिखित मतलब क्या होता है? अप्रविष्ट संपत्ति। अप्रविष्ट संपत्ति से आपको वसूल हो रहा है। अप्रविष्ट संपत्ति से क्या हुआ? वसूल हुआ। कितना वसूल हुआ? देखो 1300 रुपये वसूल हुआ। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी बता सकते हैं क्या? चलो साथ साथ एंट्री भी करते जाते हैं। कॉलम बना लेना, एंट्री के लिए आता है ना कॉलम बनाना। तिथि का, विवरण का, खाता पृष्ठांक का, राशि का और राशि का। ऐसी कॉलम बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, इस तरह से कॉलम बना लेना। ठीक है, इस तरह से तिथि, विवरण, विकलन राशि, समाकलन राशि। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिखना आवश्यक पंजी प्रविष्टियां। ठीक है, चलो समझो। एक अलिखित संपत्ति से आपको 1300 रुपये वसूल हुआ, पैसा आ रहा है जा रहा है? क्या एंट्री बनेगा बोलो जल्दी? वेरी गुड, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से, सीधा वसूली खाता। ठीक है, रोकड़ खाता विकलन किससे? वसूली खाते से। वसूली खाते से लिख दीजिएगा इस तरह से, कितना रुपए? 1300 और 1300। ठीक है, नरेशन लिखिएगा अप्रविष्ट, अप्रविष्ट संपत्ति, संपत्ति से वसूली, अप्रविष्ट संपत्ति से वसूली। आया बात समझ में? अब देखो बच्चों नंबर 2 में आ जाओ। नंबर 2 क्या कहता है? कहता है वसूली व्यय के हुए 700 रुपये। वसूली व्यय के क्या हुए? पैसा आया कि गया? बोलो क्या एंट्री बनेगा? बिल्कुल, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो लिखना वसूली खाता विकलन। दुनिया किसी भी कोने से पैसा आए तो रोकड़ खाता विकलन होता है, और जाए तो क्या होता है? समाकलन। वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। वसूली खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। कितना रुपया बोलो? 700 और कितना? 700। समझ में आ गया? वसूली व्यय का भुगतान लिख लेना। क्या लिखेंगे? वसूली व्यय, वसूली व्यय चुकाया लिख लो। वसूली व्यय चुकाया। आया बात समझ में? अब नंबर 3 देखो। नंबर 3 क्या कहता है? देखिए नंबर 3 कहता है लेनदार जिसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है, वो बोले या ना बोले आप मान के चलो, क्योंकि ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं, चिट्ठा वाला नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधा एंट्रीज करेंगे अपन लोग। 27,000 भुगतान किया। क्या बोल रहा है? लेनदार को कितना भुगतान किया? लेनदार को आपने 27,000 भुगतान किया। ठीक है, तो बोलो क्या एंट्री बनेगा? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बोलो बेटा क्या एंट्री बनेगा? वेरी गुड, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। कितना आसान है देखो, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। कितना रुपया? 27,000, 27,000। ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं लेनदारों को चुकाया, लेनदारों को चुकाया। कितना चुकाया? 27,000। समझ आया? या भुगतान किए लिख लेना। क्या किए? भुगतान किए। ठीक है, इसके बाद देखो फिर क्या लिखा हुआ है।
1100 रुपए का रहती है जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका था, उसको बी ने ले लिया। किसने लिया? स्कंद को किसने वसूल ले लिया? बी ने। स्कंद संपत्ति होता है कि दायित्व होता है? संपत्ति होता है सर, तो बी ले रहा है, तो क्या एंट्री बनेगा बताओ? बी का पूंजी खाता विकलन, कि उसके अकाउंट से निकालेंगे पैसा। बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। नहीं समझ में आता सोचना, बेचते तो क्या एंट्री करते? रोकड़ खाता विकलन वसूली से। बेच थोड़ी ना रहे, बंदा ले रहा है, साझेदार ले रहा है, रोकड़ को हटा के साझेदार का नाम डाल दो। ठीक, तो क्या एंट्री बनेगा? नंबर 4 बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। बी का पूंजी खाता विकलन किससे? वसूली खाते से। कितना रुपया? 1100 और 1100। समझ आ गया? नरेशन लिख लोगे ना, बी द्वारा स्कंद का अधिग्रहण, बी द्वारा स्कंद का अधिग्रहण, बी द्वारा स्कंद का क्या लिखेंगे? अधिग्रहण लिख लेंगे। समझ आ गया? इसके पश्चात ध्यान देना, इसके पश्चात लिखा है वसूली का लाभ 6000 रुपये हुआ। वसूली पर लाभ कितना हुआ? 6000। वसूली पर लाभ हुआ कितना? 6000 रुपये वसूली पर लाभ हुआ। ठीक है, जिसको बी और एन में 7:5 में बांटिए। लाभ को क्या करो? बी और एन में 7:5 में क्या कर डालो? बांट डालो। तो बेटा एंट्री क्या बनेगा बताओ बेटा आप? एंट्री क्या बनेगा? वसूली खाता विकलन हाँ, बी के पूंजी खाते से। आप तो देख के बोल रहे हो यार। पुस्तक को देख रहा हूँ सर, देखो अच्छा, पुस्तक को देख रहा हूँ, इस बार मुझे आंसर बता है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक, मान लेते ठीक ठीक, वेरी गुड, शाबाश। क्या लिखेंगे? वसूली खाता विकलन बी के पूंजी खाते से और एन के पूंजी खाते से। तो बेटा यहाँ लिखेंगे वसूली खाता विकलन, वसूली खाता विकलन किससे? बी के पूंजी खाते से, बी के पूंजी खाते से और एन के पूंजी खाते से, एन के पूंजी खाते से। ठीक है, चलो बांटे इसको। चलो 6000 को बांटो, बी और एन में आता ना बांटना। 6000 इंटू कितना करेंगे? 7/5 12, और 6000 इंटू कितना? 5/12। जल्दी जल्दी करो काम। 3500 और 2500। समझ आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा 3500 और कितना? 2500, कुल मिला कितना? 6000। नहीं समझे? क्या लिखेंगे? लाभ का वसूली पर लाभ का विभाजन या वितरण। ठीक है, लाभ का वितरण। ये क्वेश्चन बन गया, तैयार हो गया, आपको 4 नंबर क्या हो गया? मिल गया। क्लियर आप सभी को? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा इसी में का। देखो सेकंड का 2 का बी बोला होगा, देखना 2 का बी। मुंह जबानी सॉल्व करें। देखिए क्या लिखा है? बैंक ऋण का भुगतान किया। नॉर्मल है ना, नॉर्मल क्वेश्चन देगा ना, तो आप लोग को ट्रांसफर नहीं करना, नॉर्मल एंट्री करनी है। ये मान के चलो सब ट्रांसफर है ऑलरेडी, सब हस्तांतरित है, सब हस्तांतरण है मान के चलना। ठीक है, चलो बोलो, बैंक का ऋण भुगतान किया, क्या एंट्री बनेगा? बोलो ना। हाँ, 6000 रुपये मूल्य का स्टॉक साझेदार दिव्यांश ने ले लिया। हाँ बिल्कुल, दिव्यांश का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। साझेदार दिव्यांश ने वसूली व्यय के चुकाए 1500 रुपए। साझेदार दिव्यांश चुका रहा है, हम नहीं चुका रहे हैं, दिव्यांश चुका रहा है। बोलो। वसूली खाता विकलन हाँ, दिव्यांश के रखते हैं। वेरी गुड, ठीक, सवाल। पूंजी वसूली खाता विकलन दिव्यांश के पूंजी खाते से। ठीक। पुस्तकों में पूर्ण अपलिखित कर दी गई संपत्ति से 200 रुपये प्राप्त हुए। संपत्ति से प्राप्त हुए 200 रुपया। हाँ ठीक, 200 रुपया। 14000 रुपये की हानि हुई, जिसको दिव्यांश और शांतनु में 5:2 में वितरित करना है आपको। बस हानि हुई ना। हाँ, दिव्यांश का पूंजी खाता विकलन, शांतनु का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। हानि है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आज हमने सक्सेसफुली क्या किया? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्या कर लिया? बना लिया। इसको बनाइए। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही 4 नंबर का। बड़े क्वेश्चन कल के क्लास से, चिट्ठे वाले। क्लियर है? चलिए इसको बना लीजिएगा। थैंक यू।